गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार डिफेंस अड्डा 24/7 पर। जैसा आप सबको पता है दोस्तों कि रोजाना सुबह 10 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब होता हूं, लेकिन आज सैटरडे स्पेशल है तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करेंगे। वैसे पैटर्न तो वही चलने वाला है जैसे हम रोज लगा रहे हैं, क्योंकि हम डेली ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का सेशन का बस एक, अगर हम कहें तो टाइटल आप सबको दिख रहा होगा, दैट इज सैटरडे स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कुछ ऐसा नहीं होता कि ये कोई ऐसा सब्जेक्टिव नहीं है जहां पर हमारे पास क्वेश्चन है और उसका आंसर हमको याद करके चले जाना है, यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि एक पैटर्न देखने को मिलेगा आपको और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिस पैटर्न के ऊपर आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली एग्जाम के अंदर। सो स्वागत है आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं भाई सभी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग यार। चलेगा तो शुरू करेंगे। कहानी आज की भी है वैसे ही पैटर्न पे रहेगी, एग्जाम पैटर्न नहीं है अपना, पूरा का पूरा वही 25 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे, वही सारा पेपर एक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कुछ एज सच बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करना है, जो चल रहा है वही चल रहा है। बट हाँ, एक दो चीज़ें, एक दो टॉपिक्स ऐसे जो मैं इसमें नए इंक्लूड करके लेके आया हूँ, जो थोड़े डिफरेंट रहेंगे। शायद आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाएँ जो एड ऑन हो जाएँ, और हो सकता है एग्जाम के अंदर वो नई चीज़ें अगर एड ऑन होती हैं तो डेफिनेटली तुम कर लोगे, बाकी उससे ऊपर निकल जाओगे उस जगह पे आके। तो ओके, प्रणाम दोस्त, प्रणाम। चलेगा तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन का आंसर करिएगा, कितना बनेगा दोस्त? गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो, कितना आ रहा है? जय हिंद सभी को भाई। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी आ रहा है गुप्ता जी। बी कैसे? चलिए देख लेते हैं, इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली चीज समझो कि ट्रायंगल तो यहाँ पे ये बनेगा, तो सबको क्लियर होगा कि ट्रायंगल तो ये बनने वाला है। तो ट्रायंगल के अंदर तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइंस की, तो लाइंस का डिफरेंस रहने वाला है कि यार ये वाला लगाएं कि बी लगाएं कि सी लगाएं, बाकी तो आंसर में है ही नहीं, बाकी तो खेल में है ही नहीं। अब बी और सी में से कैसे डिसाइड करोगे? देखो ये लाइंस जो जा रही हैं, इस फिगर की लाइंस ऐसे जा रही हैं, इस फिगर की लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो ये मिलके एक ट्रायंगल सा शेप बना रही है ना। तो वैसे ही इस फिगर की लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ की लाइंस ऐसे होंगी, तभी तो मिलके एक ट्रायंगल बनाएंगी। तो मतलब ट्रायंगल के अंदर अपने को इस टाइप की लाइंस चाहिए। जब इस टाइप की लाइंस चाहिए तो ऑप्शन सी में मिल रही है, दैट्स वाई सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। तो जो सी वाले होंगे वो सारे ठीक हो जाएंगे। जय हिंद अश्विनी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, सेकंड का आंसर निकालिएगा। सेकंड क्या कहता है? ऑड फिगर निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन सामने तुम्हारे, निकाल लो। ऑप्शन नंबर ई, फिफ्थ। काफी सारे ई वाले आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं क्या आंसर बनेगा। देखो इसको ना सिंपल सा फंडा है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एलिमेंट्स जो दे रखे हैं इस स्क्वायर के अंदर, उसके हिसाब से खेलोगे तो इजीली पकड़ सकते हो, और लॉजिकली देखकर भी निकालोगे। बट देखकर ऑब्जर्वेशन करके थोड़ा सा निकालने में टिपिकल हो सकती हैं चीज़ें, आपके लिए गलतियां भी हो सकती हैं। तो आपको पता है कि ये वाली जो शेप बन रही है छोटा सा स्क्वायर, और ये वाला जो बन रहा है छोटा सा ट्रायंगल, हम क्या करते हैं इस स्क्वायर से इस ट्रायंगल की तरफ जाते हैं तो हमको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। यहां भी हम इस स्क्वायर से इस ट्रायंगल में गए तो हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है ना। यहां पे भी हमने क्या किया, इस वाले स्क्वायर से जब हम इस ट्रायंगल की तरफ गए तो हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। सिमिलर जब मैं इस साइड पर ये स्क्वायर दे रखा है, ये ट्रायंगल दे रखा है, अगर मैं बात करता हूं इस स्क्वायर से इस ट्रायंगल में जाने की, मैं क्लॉकवाइज चला जाता हूं। यहां पे ये स्क्वायर दे रखा है
और ये ट्रायंगल दे रखा है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस जगह पे जाने की तो मैं क्लॉकवाइज चला जाता हूँ। मतलब इस वाले लॉजिक से ये चीज़ नहीं निकल के आ रही क्या, या कुछ गड़बड़ हुआ है? सब में वही दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा मैंने गलत, ओके मैंने ऑप्शन नंबर डी गलत ले लिया है। डी वाले में फिगर गलत ले लिया यार। ये बन रही है ना ट्रायंगल वाली शेप, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। एक ऑप्शन डी ई ऐसा होगा जहां पे क्लॉकवाइज मिल रहा है, ई को छोड़ के बाकी सब में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाला। बाकी सबके अंदर जो ट्रायंगल वाली फिगर है वो हमको कैसी मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज में मिल रही है। दैट्स वाई जो आपका ई होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ट्रायंगल कौन सा पकड़ रहे हैं मैं एक बार डार्क करके बना देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, देख सकते हो सारी फिगर्स के अंदर, ये वो ट्रायंगल है। तो ऑप्शन नंबर ई अलग हो जाए। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे। ठीक, गुड मॉर्निंग। इसका निकालो कितना आएगा थर्ड का। थर्ड का आंसर कितना जा रहा है? थर्ड का सी, थर्ड का बी, सेकेंड एंड थर्ड। ओके काफ़ी सारे सी वाले आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। ये जो डॉट लग रहा है वो ट्रायंगल और सर्कल के अंदर लग रहा है। जो पहला डॉट हम देख पा रहे हैं दैट इज ट्रायंगल एंड सर्कल। ये जो डॉट लग रहा है वो रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल में। ये जो लग रहा है वो स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल में। तो रेक्टेंगल ट्रायंगल कॉमन नहीं है। अगर मैं बात करूँ सर्कल रेक्टेंगल कॉमन नहीं है। यहाँ बात करता हूँ तो रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कल में लग जाएगा, स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल में लग जाएगा, एंड एक चाहिए था सर्कल और ट्रायंगल में लग जाएगा। तो ऑप्शन सी के अंदर सारे डॉट प्लेस्ड हो जाएंगे। दैट्स वाई सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले जितने आएंगे वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर करिएगा फोर्थ का कितना आएगा दोस्त, फोर्थ का आंसर बताओ। टाइम्स अप। ऑप्शन सी आ रहा है प्रहलाद का, डी आ रहा है आशीष का, सी आ रहा है ज्योति का। चलिए सी वाले काफी आंसर्स दिख रहे हैं। ओके डिस्कस कर लेते हैं क्या बनेगा। स्किप भी आ रहा है एक आंसर, ई भी आ रहा है यशुनी का। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई एंड ऑप्शन डी, तीन आंसर्स में मेरे को दिख चुके हैं आंसर। बात कर लेते हैं कौन सा करेक्ट है। देखो आराम से समझो, अगर इस क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक चीज़ को नोटिस करना कि जो यहाँ पर डॉट दे रखा है और नेक्स्ट फिगर में जो डॉट दे रखा है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डॉट आगे बढ़ा है। ये चीज़ समझ में आ रही है सबको? फर्स्ट और सेकंड फिगर को जब कंपेयर करते हो तो ये डॉट वाली पोजीशन जो दिखती है वो ये दिखती है कि पहली फिगर में यहाँ था, सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ जाकर रुके। मतलब मान लो 6 बजे पे था, अब 3 बजे पे आ चुका है ना। तो सिमिलर अगर हम बात करें थर्ड और फोर्थ के अंदर, तो अगर ये 12 बजे पे था तो अब ये 9 बजे पे चला जाएगा, 9 बजे के टाइम पे डॉट मिलेगा। अगर 9 बजे के टाइम पे डॉट मिलेगा तो इसको नमस्ते, ये नहीं है पिक्चर में, इसको नमस्ते, ये ठीक है, इसको नमस्ते, ये ठीक है। अब या तो आंसर सी होगा या तो आंसर ई होगा, सी और ई में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब कौन सा करेक्ट है वो अपन चेक कर लेते हैं। देखो साथ में क्या हो रहा है एक चीज समझो, जो ये डॉट है इससे जो एरो का सिंबल मिल रहा है बहुत दूर है पहली फिगर के अंदर, है ना, काफी डिस्टेंस कवर करके मिलेगा। वहीं सेकंड फिगर में क्या हुआ, एरो पास आ चुका है, पास आ गया,
देख सकते हो यहाँ पे इतनी दूर जाने के बाद मिल रहा है या इतनी सी दूरी पे मिल जा रहा है। तो अगर फर्स्ट फिगर के अंदर ये एरो इस जगह पे मिल रहा है तो सेकंड में इससे आगे आना चाहिए, इससे आगे आगे कहीं पे लगेगा। एरो जो दे रखा है, अगर मैं इस फिगर में बात करूं, इसमें और पीछे किया है। पहली वाली फिगर में फिर भी यहाँ मिल रहा था, यहाँ और पीछे चला गया, तो ये तो पिक्चर में होगा ही नहीं। इसमें एरो आगे आया है, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो ई बनेगा। फिफ्थ वाले जो होंगे वो सारे ठीक हो जाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ई करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है सबको? ई ठीक आंसर होगा, जिनका ई आया था वो सारे करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। अरे वैसे तो दे ही रखा ही। बाकी देखो, अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, और चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो वो भी कर लेना। बाकी फिफ्थ का आंसर निकालो। इसका कितना आएगा? See that given diagram and then find out the youth who does the job but not educated। अरे तो मेरे को लग रहा है क्वेश्चन डिफरेंट है यार, है ना? करेंसी डॉलर रुपीज है यहाँ पे, तो क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये करो यार, उसमें कुछ गड़बड़ है। चलो इसको भी चेंज कर लेंगे, इसको करो तब तक। इसको निकालो। अभी मतलब फ्री के 3, अभी क्वेश्चन बदल लेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। गुड मॉर्निंग। चलो काफी सी वाले आ गए। यहाँ पे दे रखा है आइडेंटिफाई द रीजन दैट रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु स्टडी बायोलॉजी एंड कंप्यूटर बट नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हटा के बाकी सब बताने, इसको हटा दो। इन दोनों के अंदर कॉमन होनी चाहिए, दैट इज 7। तो 7 वाले जितने आ रहे हैं ऑप्शन सी वाले सारे करेक्ट होंगे। थर्ड इज द राइट आंसर। इसको दोबारा से कर लेते हैं। इसके ना मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, ऑप्शन इसके मैं चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट इज नन, सेकेंड इज नन ऑफ दीज, थर्ड इज सी एंड डी, एंड फोर्थ इज डी एन एस। ठीक है, करो। हिंदी में शाम को होगा प्रिंस। हो गए काफी सारे सी एंड डी वाले हैं, कुछ लोग डी एन एस वाले हैं। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, दैट्स ग्रेट। ओके सेन तक, जय हिंद। चलिए देख लेते हैं क्या होगा एक्चुअल आंसर। अब देख लो, अब जिसको नंबर लेने हो देख लेना आंसर सही है कि नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं कि सी द गिवन डायग्राम एंड फाइंड आउट द यूथ हु डज द जॉब बट नॉट एजुकेटेड। तो नन तो होगा नहीं, नन का मतलब होता है कोई नहीं, तो ऐसा तो अपन नहीं कह सकते कि कोई नहीं है। नन ऑफ दीज नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो अपन को इनमें से कोई नहीं बाकी आंसर है मेरे पास, तो ऐसा कुछ नहीं है अपने पास, आंसर तो है ही नहीं अपने पास। सी एंड डी होता है कांट बी डिटरमाइंड, मतलब मेरे पास 2 आंसर हो और दोनों में से कोई भी एक आंसर करेक्ट हो सकता है, तो अपने पास ऐसा भी कुछ नहीं है, 2 आंसर भी मौजूद नहीं है। डीएनएस का मतलब होता है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा जो प्रश्न में दिया है वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है। जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है उसकी जानकारी नहीं दी गई है प्रश्न के अंदर, तो बिल्कुल करेक्ट है। जिस चीज के बारे में पूछा है उसकी प्रश्न में जानकारी नहीं दी गई है, तो आंसर होगा डीएनएस। ऑप्शन डी वाले ठीक हो जाएंगे, बाकी सब गलत है। तो जिन्होंने डी लगाया हो वो करेक्ट हो, जिन्होंने सी एन डी लगाया हो वो गलत हो, तो -3 भी कर लेना +3 के साथ साथ। ठीक है, फ्री के। चलें आगे, क्वेश्चन गलत नहीं है, अब सही हो गया है। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर निकालो जल्दी से, कितना आएगा? चलो भाई, कितना आएगा? ऑप्शन ए फर्स्ट, विच पार्ट रिप्रेजेंट ऑल द ऑफिसर्स हु आर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट भी है और पोस्ट ग्रेजुएट भी है, दैट इज डी एंड जी।
तो जी की अगर हम बात करें जी, तो ऑफिसर्स में क्या बोल रहा है, गिवन द, ठीक है, विच पार्ट रिप्रेजेंट ऑल द ऑफिसर्स हु आर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, जो ऑफिसर्स का 7 आएगा, फिर जी आएगा, फिर तो जी ऐसे हो जाएंगे, जो ऑफिसर भी है एंड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी है, दैट इज जी, ऑप्शन है फर्स्ट, ठीक है। ये वाले सारे करेक्ट होंगे। चलो इसका आंसर निकालो, 8th का कितना आ रहा है। हिंदी कब से होगा, शाम 6 बजे प्रिंस, 6 PM। ऑप्शन बी सेकेंड। चलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि विच रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु आर बोथ पोएट एंड सिंगर्स बट नॉट डांसर। डांसर ना हो, पोएट और सिंगर दोनों हो, तो डांसर ना हो तो इनको हटा दो, पोएट और सिंगर दोनों हो, दैट इज टी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड। तो बी वाले जितने आ जाएंगे वो सारे ठीक होंगे। 9th का आंसर निकालो। ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, इसका कितना आएगा। इसका भी बी बनाओगे। स्किप। ऑप्शन सी आ रहा है अभिषेक गुप्ता जी का, बाकी बी वाले अमित का स्किप है, अनुराग का स्किप है, आदित्य का स्किप है, देगू का स्किप आ रहा है। चलो कुछ स्किप वाले हैं, बाकी ए और बी वाले हैं। चलो देख लेते हैं क्या बनेगा, आराम से समझ लो। यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं तो स्मॉल पॉक्स जो होता है वो आपका किससे होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, बाकी सारे बैक्टीरिया से फैलते हैं। ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया से फैलते हैं। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो किससे फैलता है, आपका वायरस से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, सेकेंड बिल्कुल ठीक होगा। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब चलें आगे 10th की तरफ। 10th का आंसर निकालो, कितना आएगा। ऑप्शन ए फर्स्ट, सारे ए होंगे। चलिए काफ़ी आंसर्स आ गए, इसमें ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा, ये बेहतर है। या तो तुमको समझ में आ जा रहा है कि नहीं करना है तो स्किप कर दे रहे हो, आ जा रहा है कि तो आंसर कर दे रहे हो, ये चीज़ ठीक है कि क्योंकि इन क्वेश्चन से टाइम बचा लोगे, इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और अब जो आ रहा है वो इनका लेवल भी उतना अच्छा नहीं आ रहा। चिकन दे रखा है, इसको छोड़ के बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहता हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाले सारे ठीक हो जाएंगे। बाकी चलते हैं आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। उससे पहले मैं छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर किसी को भी प्रैक्टिस करनी है कंप्लीट अपनी सिर्फ अप्रोच के साथ कि अब मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, स्पीड देखनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, एक्यूरेसी चेक करनी है, तो टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ के लिए आप मेरा रेफरल कोड Y274 इसमें S ऐड करके इजीली इनरोल कर सकते हो। बाकी चलते हैं 11th का आंसर निकालो। और रोम वॉक, रोम वॉक ऑप्शन डी बेबल। दिनेश स्टार्ट हो गया है 11 से, तो आप लगा सकते हो कभी भी। अगर हम बात करें इज अ टाइप ऑफ वॉक, है ना, घूमना फिरना, तो वैसे ही स्पीक का टाइप क्या है, बेबल इज अ टाइप ऑफ स्पीक, बोलने का एक तरीका। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। 12 का आंसर निकालो। अरे यार इसका तो आंसर तुमको शो हो रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है मैटर। एक सेकंड रुको। चलो करो, इसका आंसर क्या बनेगा।
जल्दी से। ऑप्शन ए फर्स्ट, पक्का? देख के कर रहे हो कि कर लिया है? स्किप, गुड मॉर्निंग। चलिए, स्किप वाले काफी आ रहे हैं। चर्चा कर लेते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा, है ना? बात कर लें इस क्वेश्चन। ओके, देखो यहाँ पे दे रखा स्लोथ। स्लोथ इज अ, कह सकते हो इज अ टाइप ऑफ, या फिर एक तरह से एक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ये कह सकते हो। नो साउंड, एक बार बता दो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जय हिंद, जय हिंद दीपक, मेरे को बता दो भाई, आवाज मेरी जानी चाहिए। आवाज आ रही है ना? तो जिसको ना आ रही हो एक बार यार चेक कर लेना, अगर आवाज में कोई दिक्कत लग रही हो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है? चलो, स्लोथ जो होता है वो क्या होता है? एक्शन ही होता है, बट लैक ऑफ, मतलब थोड़ी सी एक्शन की कमी, तो लैक ऑफ एक्शन कह सकते हो, लैक ऑफ एक्शन, ठीक है? एक्शन की कमी कह सकते हो, जहां पे एक्शन की कमी होती है उसको बोलते हैं। तो सेम वे में अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल, तो लैक ऑफ प्रिंसिपल्स किसको बोलोगे? लैक ऑफ प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो अनस्क्रिप्टनेस मतलब होता है कि थोड़ा सा प्रिंसिपल इज लाइक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, या थोड़ा एक वैसा व्यक्ति जो कह सकते हो कि हर एक चीज़ को लेकर बहुत सीरियस है एंड ऑल, जो आदर्शवादी टाइप में कह सकते हो। एंड ये जो होता है जस्ट इसका अपोजिट में लैक ऑफ में आ जाएगा कि कमी होना, प्रिंसिपल्स की कमी होना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल ठीक होगा, ए वाले सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। चलते हैं आगे, 13 का आंसर निकालो, कितना आएगा 13 नंबर का? जय हिंद शिल्पी। इसका कितना आएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन को सही से रीड कर लेना यार, गलती मत करना, क्वेश्चन पढ़ने में गलती करोगे। गुड मॉर्निंग रोशनी। ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड वाले काफी सारे से, चेक कर लेते हैं क्या आंसर बनेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, मैं मान लो यहाँ से चल रहा हूँ, मैं 6 किलोमीटर चला गया, 6 किलोमीटर, टर्न टू राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला गया। आफ्टर दैट आई टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लेके मान लो मैं 10 आ गया। आफ्टर दैट दे रखा है कि इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, एंड में मैं नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ में तो मूव कर रहा हूँ, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट, राइट टर्न लिया, देन आई वॉक 2 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, ठीक है। इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में मूव कर रहा हूँ। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट द जर्नी, किस डायरेक्शन से मैंने चलना स्टार्ट किया था? साउथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो सी वाले जितने आ जाएंगे सही हो जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, इन विच डायरेक्शन आई स्टार्ट माई जर्नी होता तो क्या करते? इस फ्रॉम की जगह पे इन भी देता है कई बार यार, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना, कई बार इन आ जाता है, कई बार फ्रॉम आ जाता है। फ्रॉम बोल रहा है साउथ हो जाएगा, इन बोलेगा नॉर्थ हो जाएगा, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन दैट्स मीन साउथ से चलना, कहाँ से शुरू किया? साउथ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो साउथ से। बोलेगा इन वेस्ट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में शुरू किया? तो ऊपर की डायरेक्शन, ऊपर कौन से होते हैं? नॉर्थ होते हैं, नॉर्थ में। तो दोनों चीज़ों को थोड़ा मेंटेन करके चलना कि क्वेश्चन में वर्ड क्या बोला है सामने वाले ने। इन फ्रॉम आंसर डिफरेंट हो जाएगा टोटली। चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर निकालो 14 का क्या होगा जल्दी से। ये थोड़ा अच्छे लेवल पे चला गया, ये तुम्हारा एफकेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बैंक टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं कोडिंग डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है। ये बैंकिंग वगैरह में आता है, कोडेड डायरेक्शंस है, कुछ नहीं इसके अंदर, बहुत ईजी होते हैं, बस पूछने का तरीका बदलता है, तो तुम कर लोगे इतना मुझे पता है। ऑप्शन ए फर्स्ट,
ऑप्शन ए आ रहा है सौरभ का, बी आ रहा है सोनम का, प्रवेश का ए आ रहा है, फर्स्ट ज्योति का ए आ रहा है। तो ए और बी में आंसर चल रहे हैं भाई। बाकी लोग, दीकू का ए आ रहा है, दिनेश का ए है, मम्पी का ए आ रहा है, अनुराग का ए आ रहा है, प्रवेश का ए है। चलो देख लेते हैं क्या बनेगा, आराम से समझ लो। बहुत कुछ अलग है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले पी, परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ पे किस, ये लास्ट में लग रहा है ए इज टू द ईस्ट ऑफ वी, दैट्स मीन पी इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू। तो क्यू के ईस्ट में पी को बना दो, ये मान लो क्यू है, इसके ईस्ट में पी हो गया, इसके ईस्ट में पी हो गया। अब अगर हम बात करें क्यू प्लस आर दे रखा है, दैट्स मीन यहाँ पर हो जाएगा क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ आर। क्यू जो है नॉर्थ में किसके, आर के नॉर्थ में, मतलब ऊपर की तरफ आर के नॉर्थ में आ गया। आफ्टर दैट दे रखे आर माइनस एस, दैट्स मीन कि आर जो है वो कहां पर है, माइनस कहीं पर दिया है, अच्छा आर इज टू द वेस्ट ऑफ एस, आर जो होगा वेस्ट में होगा किसके, एस के। तो एस के वेस्ट में एस कहीं पे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना, कुछ ऐसे ही होगा ना। एस इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में। तो क्यू के रेस्पेक्ट में अगर पूछा गया है तो अपन को पता है कि जिसके रेस्पेक्ट में पूछते हैं उसको सेंटर बनाते हैं। इसके रेस्पेक्ट में एस कोई भी डायरेक्शन में हो, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी आपकी, साउथ ईस्ट। देन आंसर इज साउथ ईस्ट, ऑप्शन ए वाले सारे ठीक हो जाएंगे, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं दिए, और अगर सी एन डी और डी एन एस आ जाए ऑप्शन में तो फिर किसके साथ जाएंगे, किस चीज की डायरेक्शन नहीं दी है, डिस्टेंस नहीं दी, ओके डिस्टेंस नहीं दिया, नहीं क्यू के रेस्पेक्ट में तो यार देखो कहीं भी होगा, फॉर एग्जांपल यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहीं भी होगा। क्यू के रेस्पेक्ट में तो साउथ यही रहना है ना, साउथ ईस्ट रहना है। हाँ पी के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो सी एन डी हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, फिर अपन को नहीं पता होगा। पी के रेस्पेक्ट में नहीं बता सकते, क्यू के रेस्पेक्ट में तो बता सकते हो, पी के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो नहीं पता, क्योंकि डिस्टेंस नहीं मेंशन है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पी के रेस्पेक्ट में तो डायरेक्शन जो है डिफरेंट हो जाएगी उसकी। तो पी के रेस्पेक्ट में अपने को नहीं पता, क्यू के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। क्यू के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, इनके रेस्पेक्ट में पता है, आर के रेस्पेक्ट में हमेशा ईस्ट ही होगा, क्यू के रेस्पेक्ट में साउथ ईस्ट ही होगा, पी के रेस्पेक्ट में कांट बी डिटरमाइंड होगा। क्लियर है। डीएनएस नहीं होगा फिर, हाँ डीएनएस लगा सकते हो अगर ऑप्शन में दे रखे, कोई इशू नहीं है। लेकिन चक्कर क्या होता है, हम डीएनएस उस केस में लगाते हैं जब हमारा आंसर निकल ही ना रहा हो। लेकिन पी के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर निकल के आएगा, लेकिन हम कंफ्यूज होंगे। हमारा आंसर ये आएगा कि पी के रेस्पेक्ट में साउथ हो सकता है, हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट हो सकता है, और साउथ वेस्ट हो सकता है। हमारे पास आंसर तो है, लेकिन इन तीन में से कौन सा होगा ये हमको नहीं पता है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सीएनडी लगाते हैं। जब हमारे पास आंसर तो मौजूद, हमको पता है कि इन तीन में से कोई एक आंसर है, लेकिन कौन सा है वो निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, देन हम सीएनडी प्रेफर करते हैं। जब हमारा आंसर ही ना निकल रहा हो उस डेटा से, कि अपने को आंसर भी नहीं पता, कुछ भी होगा आंसर होगा, अपने को नहीं पता कि कौन सा होगा, तो उस केस में डीएनएस लगा देते हैं कि कुछ होगा। ठीक है, तब हम डीएनएस को लगाते हैं जब उतना डेटा दे रखो कि आंसर भी ना निकले। अभी हमें आंसर पता है कि इन तीन में से कोई एक है, तो जब तीन में कंफ्यूज होगा तो सीएनडी, कि हम निर्धारित नहीं कर पा रहे इनमें से कौन सा है। चलें आगे, कोई डाउट। सर एक बार नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग कंफर्म कर दीजिए। अरे श्रेया बताओ भी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बाकी लोग ही बता दो एक बार जरा जल्दी से कमेंट में। रीजनिंग के मेरे को तो शायद लगभग 17 पेपर मैंने लगवा दिया, और बीच बीच में वैसे क्लासें भी ले रहा हूँ मैं, और डेली पेपर पैटर्न पे ले रहा हूँ, इसी चक्कर में। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है श्रेया, और 25 आई थिंक डेज ही बचे होंगे अब एग्जाम में, है ना। एक क्वेश्चन डेली का सीखना पड़ेगा, तब जाके 25 हो पाएंगे। चलो इसका आंसर निकालो। सिस्टर ओके, 15 का ए। रटे रटाए बैठे थे क्या, देखते ही आंसर कर रहे हो। ऑप्शन ए, चलो करो बेटा, अभी तुम आगे देखते हैं, अभी पेपर बचा है। राकेश कह रहा है, तो जो कह रहा है उसको पकड़ लेते हैं अपन। सर सीडीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं, किसके, रीजनिंग के। राकेश कह रहा है, स्पीकर कौन है, राकेश है। और क्या कह रहे हैं कि सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के अकेले लड़के, तो मतलब इनके पापा, और इनकी कौन है, इनकी लड़की है, तो राकेश की कौन होगी, बहन होगी। ऑप्शन ए फर्स्ट, ठीक है। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चले आगे, चलो अगले प्रश्न पे। रैंकिंग नहीं, आज कुछ अलग है। इसका आंसर निकालो 16 का, लेकिन कई लोग कर लेंगे। भाई नोटिफिकेशन का काहे वेट करते हो, मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब 10 बजे आना है तो बात खत्म।
सर आपकी यार नोटिफिकेशन नहीं आई यार, अब मैं क्या करूँ ये बताओ तुम मेरे को नहीं समझ में आ रहा यार। लेकिन एक काम करो यार कि 10 बजे आ जाया करो यार अपने आप से यार, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। सेकंड आ रहे हैं। सुबह सर डेली आते हो? हाँ डेली आ जाता हूँ, कोई काम ही नहीं मेरे पास, खाली हूँ, मैंने कहा उठ के चला आता हूँ डेली, मतलब रोज, सोच सकते हो कितना खाली हूँ, डेली चला रहा हूँ, ठीक है। तुम भी आ जाया करो, करना ही क्या है। चलो बात करते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कहते हैं ना सुबह सुबह अपने घर में बैठो, लेकिन मैं तुरंत चल के चला आता हूँ, मैंने कहा तुम्हारे घर चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो आराम से, इस प्रश्न पे बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है बेटा है किसका? सी का, तो ए बेटा हो गया सी का। रिपीट वालों लाइन टू लाइन जवाब दे दो जरा, हैं। अभी आदों लिख लिया होगा रिपीट प्लीज, है बोले जैसे ही खत्म होगा तुरंत बटन दबाना है और 3 बार कॉपी कर रखा होगा, है ना। तो रिपीट प्लीज लिखने की बजाय इसका जवाब दे दो अभी लाइन टू लाइन। क्या होगा? यहाँ लिखा है ए इज द सन ऑफ सी, सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी और क्यू कौन है? बहने हैं। फिर लिखा है जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड माँ है किसकी? क्यू की। एंड पी इज द सन ऑफ जेड, पी बेटा है किसका? जेड का। तो पूछा क्या है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें तो इस पे पहली लाइन कह रहा है डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो अभी बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। डायग्राम में कोई कमी, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की हो तो बताओ। कल 6 बजे सीआरपीएफ में भी हाँ आया था, बिल्कुल मेरे को भी याद आया अभी यार अजय, है ना। नहीं है ना ऑप्शन बी, ठीक है। अभी मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन आज लाने को था बट आज नहीं लेके आऊँ, मैं शायद मंडे को लेके आऊँगा। और मेरा मतलब बहुत मन कर रहा है वो क्वेश्चन करवाने, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले से तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं देखूंगा कितने लोग उसका आंसर कर पाओगे। मंडे की क्लास में तुमको वो क्वेश्चन शायद देखने को मिलेगा। सिंपल कोडिंग है और आंसर तुमको बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। चलो देखो क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ पी एंड ए आर कजिन्स, कजिन का तो मतलब ही नहीं, एक ही घर के तो लोग हैं, आपस में जगह बांटे पड़े, सब जमीन जायदाद, कजिन कहाँ से आ गए। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी जो है मामा है, ए के बिल्कुल मामा है। और क्यू इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए, कहाँ से? सी एंड पी आर सिस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड वाले सारे ठीक है, तो बी वाले जितने हैं वो सारे के सारे ठीक है। देखो रिपीट प्लीज, ए के भाई का आया है, रिपीट अगेन सर प्लीज प्लीज। अच्छा दूसरी बार में समझ में आ जाएगा, देख लो दोबारा देख लो, तो समझ में नहीं आता हमको कहाँ रहते हो भाई। पहली लाइन में लिखा है ए सी का बेटा है, तो सी का बेटा ए हो गया, कहाँ पे दिक्कत आई इस लाइन के अंदर हमको बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। आगे लिखा है सी और क्यू बहनें हैं, बहन का मतलब हम दोनों पे माइनस लगा देंगे, जो महिलाएं होती हैं जो फीमेल होती हैं उन पे हम माइनस लगाते हैं, जो पुरुष होते हैं जो मेल होते हैं उन पे हम प्लस लगाते हैं। जेड इज द मदर ऑफ क्यू, माँ है तो ये भी महिला होगी क्यू की। एंड पी जो है सन है, जेड का बेटा है तो इनका भाई होगा। बताओ कहाँ दिक्कत आ गई मेरे लाल लेके हैं। तुम पता है तुम काहे स्लो पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें 47 की कमी है, एक हो चुके 47 लगाओ, भाई हटाओ, अपने आप चलेगा। डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आ गया हो तो भाई हटा के 47 लगा लेना। पी और ए जो है वो कजिन से नहीं है, पी जो है मामा है ए का, तो मामा कौन होता है? मम्मी का भैया, तो ए की मम्मी सी, तो इनके भैया पी, तो कौन हो गए? मामा हो गए। तो बस बात खत्म हो गई। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा, सेकंड करेक्ट है, बी बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब मैं पूछूंगा ही नहीं, तुम वरना बता दोगे फिर से। आगे चल रहे सर सीआरपीएफ क्वालिफाइड करना है, मैं आंसर समझा रहा था, अब इनका दूसरा कमेंट आया सीआरपीएफ क्वालिफाइड करना है। समझ सकते हो जितनी देर मैंने क्वेश्चन समझाया, इनने वो वाला कमेंट पहले लिखा है और 3 बार कॉपी कर दिया है, ये लेवल है और इनको क्वेश्चन सीखना है। 3 बार और डालोगे दोस्त, एक काम करो, ये वाला जो कमेंट है ना, रीजनिंग की पूरे दिन में 11 क्लासें ढूंढो और उन 11 क्लास के अंदर 108 बार तुमको पेस्ट करना है, क्वालिफाई हो जाएगा सीआरपीएफ, ठीक है। लेकिन याद रहे सूर्यास्त से पहले वो 11 क्लास ढूंढ के वो तुमको उन लाइव 11 क्लास के अंदर यही कमेंट 108 बार पेस्ट करना है, ठीक है। और अगर ऐसा होने में आप सफल रहे तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी एक खुशखबरी मिलेगी कि आपका सीआरपीएफ क्वालिफाइड हो चुका है। चलो आगे बात करते हैं।
बाकी यार देखो, किसी को भी अगर रैंकर्स बैच के अंदर इनरोल कराना है तो करा सकते हो। ये रैंकर्स बैच तुम्हारा आ चुका है स्टोर के ऊपर और इसमें मेरी क्लास शुरू होने वाली है, तो जल्दी से आ जाओ, इसमें इनरोल करा लो। बिल्कुल बेसिक से क्लास चलेंगी। ये लास्ट बैच है बेसिक और कॉन्सेप्ट्स का। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स। और हाँ, ये वाला कमेंट मत करना कि अब सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा। भाई पूरा होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है, उसकी टेंशन तुमको नहीं लेनी, ठीक। तो 8,000 का दिखाएगा, लेकिन आप मेरा रेफरल कोड Y274 लगा सकते हो, Y274, ये याद ही होगा तुमको। लगाने के बाद 1,800 रुपये मिल जाएगा। तो जो भी तुम्हारे दोस्त दोस्तनी हैं जिनको तैयारी करनी करो। इसका आंसर निकालो दोस्त, कितना आएगा जल्दी से भाई। जल्दी जल्दी भाई, कितना आएगा? ऑप्शन डी फोर्थ, नेम का कोड दे रखा है। अब इसको मैं पूरा लिखूँ, इतने से काम चल जाएगा कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ये एन के जस्ट पहले वाला लेटर और एन के जस्ट बाद वाला लेटर, ए के जस्ट पहले वाला लेटर, ए के बाद वाला लेटर, एम के जस्ट पहले वाला लेटर, बाद वाला लेटर, ई के पहले वाला लेटर और बाद वाला लेटर। इतने से काम चल रहा है कि पूरा लिख के बताना पड़ेगा। टॉक का बताना है, टी के जस्ट पहले आता है आपका, अगर हम बात करें तो कितना आता है, टी के पहले आ जाता है एस, फिर आ जाता है यू, फिर आ जाता है जेड, फिर आ जाता है बी, फिर आ जाता है के, फिर आ जाता है एम, फिर आ जाएगा आपका जे और फिर आ जाएगा एल। कुछ इस प्रकार का आंसर बन जाएगा, है ना। SUZBKMJL, SUZBKMJL, ऑप्शन डी फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है ना। तो आगे चलते हैं सीधे। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक वाइक कर लेना थोड़ा बहुत। इसका आंसर निकालो 18वें का। 18 का उत्तर कितना आएगा दोस्त, जल्दी से। ऐसे ही कल एक भाई साहब आए थे वो CRPF में, वो मुझे बता रहे थे कि अरे अब तो एक के आंसर भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। एक है 46 तक पहुंच गए तुम। लॉजिक मत बताओ आशीष, -6 हैं लॉजिक के। ओके कुमार कंचन, चलो 4 8 जा 32 और +1 करोगे तो 33 बीच में लिखा हुआ है। 5 9 जा 45 +1 करोगे तो 46 बीच में लिखा हुआ है। तो 7 से किसका मल्टीप्लाई करके +1 करना है? 11 7 जा 77 +1 करोगे 78। तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 11 से होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले सारे ठीक हो जाएंगे। तो जिनका सी आ रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं 19वें प्रश्न पे। इसका आंसर निकालो कितना आएगा दोस्त, 19 का आंसर। सी है। ओके प्रवेश, इसको बताओ यार कितना आ रहा है। डेफिनेटली होंगे स्टूडेंट, मैं इसी चीज को बोल रहा हूँ कि एक दिन की प्रोसेस ही नहीं है। एक दिन में 1000 क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा, डेली के लगाते रहो, अलग अलग लॉजिक धीरे धीरे। और ये एट्रेंडम है, कोई भी दुनिया का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं 100% सारे नंबर सीरीज को देखते ही सॉल्व कर दूंगा। कई बार फंसेगा, कोई भी हो। अगर कोई कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ऑप्शन डी फोर्थ। इसकी ट्रिक होती नहीं है मेरे लाल, हर चीज की ट्रिक क्या सीख रहे हो? इसमें सिर्फ दिमाग लगता है।
ट्रिक नहीं होगी तुम्हारे पास, दिमाग तो है ना, बस प्रयोग करो भरपूर। स्किप ऑप्शन डी फोर्थ। चलो चर्चा कर लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे वही चीज़ें दे रखी हैं कि अगर मैं ये कर रहा हूँ 27 और 63 90 और 90 और 3 93 सबको ऐड करके 93 आ रहा है। 37 और 4 41, 41 और 38 79, ये भी बन रहा है। तो ये बन गया, यहाँ से ऐड करके दैट इज 58, 9 ऐड करोगे तो 67, तो ठीक है 9 आ जाएगा। बाकी सारे नंबर्स को ऐड करके अपना आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, फोर्थ। डी वाले सारे ठीक हो गए, है ना। तो ये साइड के नंबर्स ऐड कर दो, इस बड़े वाले नंबर के एक तरफा के बराबर जा रहे हैं, ये तीनों मिलके इसके बराबर है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। बाकी इसका आंसर निकालो यार, 20 का कितना आएगा, 20 का उत्तर डी है। चलो बढ़िया है। इसमें बताओ कितना आ रहा है। करो भी जल्दी से। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड। हाँ एफकेट का एग्जाम इंग्लिश में होता है आकाश। स्किप ओके। ऑप्शन सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, स्किप भी आ रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यार इन सब जो ऊपर कोड्स दे रखे हैं या फिर कह सकते हो कि लेटर्स की मीनिंग, सिंबल्स की मीनिंग दे रखे हैं, उनको अप्लाई करके इक्वेशन चेक करनी है कौन सी सेटिस्फाई करेगी, कौन सी इक्वेशन सही है। तो सबसे पहले डिवाइड चेक कर लो किसका मतलब दे रखा है। डिवाइड दे रखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन के लिए, प्लस डिवीजन के लिए। तो जहाँ प्लस है वहाँ डिवीजन लगा सकते हैं। क्या यहाँ पे डिवाइड पॉसिबल है? 6/4 आई थिंक नहीं होगा, नहीं है तो ए को हटा ही देते हैं और बी में चेक कर लेते हैं। बी में चेक करते हैं 14/12 होगा, तो क्या पॉसिबल होगा? आई थिंक नहीं होगा, है ना। तो बी को भी हटा ही देते हैं, अभी चेक बाद में कर लेंगे अगर कुछ इशू आता है तो। थर्ड में देखो 5/15 हो गया 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई चेक कर लो किसका मतलब है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 3 4 12, 12 यहाँ से मिल गया। अब 12 के बाद माइनस किसका, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब एडिशन। देन ये 37 बन गया, 37 - 16, 37 - 16 21, करेक्ट है ऑप्शन सी। थर्ड वाले सारे ठीक हो जाएंगे, सी जिनका आंसर आ रहा है वो सारे करेक्ट है। क्लियर है ना, बताओ भाई, सी वाले सारे ठीक हो गए। चलो 21वें का आंसर निकालो जल्दी से जरा, बताओ भाई कितना आ रहा है। अब ये करके दिखाओ। स्किप ऑप्शन सी। उनको सी की आदत पड़ गई क्या? स्किप स्किप सी, ए समझ नहीं आ रहा, क्या चीज समझ नहीं आ रही बताओ। डी आ रहा है, देखो माइनस मत कराना, बस इतना ही समझा रहा था मैं तुमको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेट तुमको चूज करना है जो इस रूल को फॉलो कर रहा है। रूल ये कह रहा है एनी फिगर कैन बी ट्रेस्ड बाय अ सिंगल अनब्रोकन लाइन विदाउट रीट्रेकिंग। आपको एक पेन रखना है। एक बार वो कहते थे ना बचपन में कि अब तू कोई एक ऐसी चीज बना के देखा कि एक बार पेन रखेगा, पेन नहीं उठाएगा, वो पूरी चीज बन जाएगी। तो वही वाली चीज है, उसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम में रफ सीट मिलती है मेरे लाल, रफ सीट मिलती है, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक। तो रफ सीट पे कुछ करने लायक पहले सीखना पड़ेगा अपने को, तब रफ सीट का फायदा है ना। ABC बदली नहीं जाती है स्कूल की तरह कि हाँ रफ सीट पे मैं कुछ लिख दूंगा, फिर मैं वहाँ पे वॉशरूम में छोड़ाऊंगा, फिर तू 10:15 पे पहुँच जाना और वहाँ पे फिर तू उठा लेना, फिर एक बार मैं दोबारा आऊँगा तब तू उस वाले का लिख के रख जाना। तो ऐसा नहीं हो पाता, उसमें मिलती है नॉर्मली, ठीक, मगर खुद ही करना होता है सब कुछ। देखो होगा क्या अगर हम बात करें तो इस चीज़ के ऊपर सबसे पहली लाइन के अंदर क्या चल रहा है, सबसे पहला वाला जो बन रहा है, अपन पहला वाला बनाते हैं। तो पहले वाले के अंदर क्या पॉसिबल होगा बिना पेन उठाए चीज़ों को बना पाना, ठीक है। पहले वाले में अगर हम बात करें तो ये बन रहा है, ठीक,
तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी लाइन के लिए तो मेरे को पेन उठा के लेके आना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ए वाले नहीं बन सकते। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या होगा सेकंड वालों में। सेकंड में अगर अपन बात करें तो सेकंड बी वाले में अगर मैं चर्चा करता हूं तो देखो स्टार तो बन गया पहला वाला, ठीक है। देखो मेरी आर्ट इतनी है तो मान लेना कि यही वाला बना है, इससे ज़्यादा मेरी आर्ट नहीं बन सकती, और इतनी भी बन गई होती तो मेरी आज परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती 10th में। सेकंड में अगर हम बात करें तो क्या हुआ, सेकंड वाले को बनाते हैं, सेकंड भी बन गया, ठीक है। अब थर्ड पे बात करते हैं, थर्ड को बनाना है अपने को, थर्ड की बात करते हैं। मैं शुरू करता हूँ थर्ड को। थर्ड भी बन गया। तो ये तीनों के तीनों जो बन रहे हैं बिना पेन उठाए बन रहे हैं। कहां पे बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के अंदर बन रहे हैं। तो बी करेक्ट आंसर है, बात खत्म। सेकंड इज द राइट आंसर, बी वाले सारे ठीक हो गए। तो जिनका उत्तर बी आ रहा होगा वो करेक्ट है, सेकंड बिल्कुल ठीक है, बाकी नहीं बनेगा कोई। कहो तो देख लेते हैं, अगर तुमको लग रहा है सी बन सकता है, क्या बन सकता है चेक कर लेते हैं। नहीं बनेगा, आगे का अधूरा रह जाएगा, तो सी नहीं बन रहा। डी में बात कर लेते हैं। डी में अगर अपन बात करते हैं, ये बन गया, इसकी बात ये नहीं बन सकता। देखो अब आपको एक लाइन के ऊपर दोबारा से लेके जाना पड़ेगा तब बना पाओगे, तो ये सेकंड नहीं बनेगा। तो दैट्स व्हाई डी नहीं बन रहा, डी नहीं हो सकता। राहुल बता दिया मैंने डी क्यों नहीं बनेगा, सेकंड वाली फिगर नहीं बनेगी। सेकंड वाली फिगर तुम बना के दिखाओ मेरे को बिना पेन उठाए, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी, ये तुमको OIR में भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा तैयार रहना। आगे चलें, अगर लग रहा है कुछ नया मिल रहा है सीखने तो वीडियो लाइक वाइक कर लो। बाकी ये एफकेट का महापैक है, ये उनके लिए खास करके जो इस बार के एफकेट के बाद में प्लान कर रहे हैं कि आगे का देना ही देना है, और आगे का देना ही देना है तो मतलब बेहतर ऑप्शन है आपके पास ये एफकेट का महापैक। आज इस पर डबल वैलिडिटी ऑफर मिल रहा है, उसके बेनिफिट देखो, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी, वीडियो कोर्स मिलेंगे, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें आपको 2 किताबें मिलेंगी जो बाई पोस्ट आपके घर पर जाएंगी, 2 बुक लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर। तो ये आपके वाई एड्रेस आपके घर पे जाएंगे। जब आप बैच ये परचेस करोगे तो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, और इसकी कीमत जो है वो कितनी है, बहुत कम है, 10,000 दिखाएगा, लेकिन मेरा रेफरल कोड तुमको याद है, इसको लगा लेना Y274 Y274। लगाने के बाद ये 2299 रुपये में मिल जाएगा, मतलब मात्र 2300 रुपये में किताब भी, टेस्ट सीरीज भी, क्लास भी, सब कुछ, और जितने एफकेट के बैच आएंगे 2 साल तक वो सब मिलेंगे। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी से। सर टेस्ट परचेज करेंगे और टेस्ट देंगे तो बाद में स्कोर पता चलेगा कि नहीं, बिल्कुल पता चलेगा भाई, फिर काय का फायदा वरना टेस्ट का, खाली हम अपने पास रखेंगे स्कोर तुम्हारा। करो भाई इसका आंसर कितना आएगा, बिल्कुल आ सकते हैं आकाश। मैं CRPF के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अभी लाइव क्लास चल नहीं रही थी तो रफ सीट का क्लियर करने आया था। थैंक यू सर। ओके दोस्त, निकालो कितना आ रहा है। ए फर्स्ट, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, नमन का फोर्थ। देखो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन इज अ गैस और दिस इज अ सिलेंडर कंटेन गैस, ठीक है। ए बी डी काफी आ रहे हैं। पहला कह रहा है कि ऑक्सीजन एक गैस है और इस सिलेंडर के अंदर गैस है। मेरी बात को समझना आराम से जरा, थोड़ा सा अब फोकस रखना, टाइपिंग बंद। पहली लाइन में लिखा है ये सिलेंडर है, मतलब ये ऑक्सीजन एक गैस है और इस सिलेंडर के अंदर गैस है, ठीक समझो। अब बोल क्या रहा है कि पहला कह रहा है दिस सिलेंडर कंटेन्स ऑक्सीजन। इसकी कोई गारंटी है कि इस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन है? उस सिलेंडर में गैस है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। इसकी कोई गारंटी है कि सिलेंडर, ये लिखा है क्या, दिस सिलेंडर कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन गैस। यहां पे ऐसा कुछ मेंशन है क्या इस सिलेंडर के अंदर केवल ऑक्सीजन गैस है? गैस है तो गैस तो कोई भी हो सकती है, ऑक्सीजन ही होगी, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। ये हो सकता है सही हो, लेकिन डेफिनेटली ट्रू हो इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता। मैं अपने हिसाब से तो डेफिनेटली ट्रू नहीं बोलूंगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये स्लोगिज्म नहीं है, देखो ये स्लोगिज्म नहीं है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है। स्लोग की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, स्लोगिज्म अलग होता है, ये स्लोगिज्म का चैप्टर नहीं है। वहां पे आपको जो स्टेटमेंट दिया उसी की बात करते थे अपन, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर रहा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा ऑल ऑक्सीजन इज अ गैस, है ना, और या फिर ऑल सिलेंडर कंटेन्स ऑक्सीजन या गैस, उस टाइप का कुछ नहीं दे रखा है। दैट्स वाई स्लोगिज्म नहीं है, ये एक जनरल आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन है जो सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी को चेक कर रहा है।
यहाँ पे लिखा था कंक्लूजन इज ड्रॉन इज, मतलब अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कह रहा है डेफिनेटली ट्रू, पहला बिल्कुल कंप्लीटली ट्रू है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है अपने पास, तो गारंटी नहीं है तो हटाओ। फिर कह रहा है सेकंड कह रहा है डेफिनेटली फॉल्स, इसकी भी गारंटी नहीं है कि नहीं होगी ऑक्सीजन, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। गैस हो सकता है ऑक्सीजन ही हो, और हो सकता है कोई और गैस हो, ठीक है। तीसरा कह रहा है इररिलेवेंट तो नहीं है। चौथा सही है, इधर प्रोबेबली ट्रू या प्रोबेबली फॉल्स, या तो हो सकता है सही हो या हो सकता है गलत हो, अपने को नहीं पता, हो सकता है सही हो या हो सकता है गलत हो, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। हो सकता है ऑक्सीजन ही हो और हो सकता है ऑक्सीजन ना हो, दैट्स वाई ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा, फोर्थ वाले सारे ठीक होंगे, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलो इसका आंसर निकालो, 23 का कितना आएगा जल्दी से। और आज इसको गलत मत करना मेरे लाल, बहुत उम्मीदों के साथ आया हूं, तो आज खाली हाथ नहीं जाना। निकालो भाई, फिर वो कल वाले का जो आपने होमवर्क दिया था उसका आंसर बता दीजिए। कौन सा होमवर्क दिया था मैंने, कुछ दिया था यार, मैं अभी देख लेता हूँ, याद नहीं मेरे को, चेक करना पड़ेगा। बताओ कितना आ रहा है इसका एफकेट की। यार अब देखो टाइम मेरे को नहीं लगता बहुत रह गया, आज 26 तारीख हो गई, आज के दिन पेपर खत्म हो जाना है, 24 25 26 में, अरे 26 कह रहा हूँ आज मैं, आज तो अलग ही लेवल पे जा चुकी है, डेट 28 हो चुकी है, तुम्हारे एग्ज़ाम को ख़त्म हुए भी 2 दिन हो जाएंगे, तो अब भी मान जाओ, पढ़ लो अब सही से, अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, तो ये लास्ट की तरह खेलो इस चांस पे। चलो बात कर लेते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे क्लियरली बोला है मिनिमम टोटल नंबर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस रो, मिनिमम का फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। अब अगर अपन निकालेंगे लेफ्ट प्लस राइट दैट्स मीन कि 14 प्लस 18 माइनस मिड माइनस 2 दैट इज 9, तो ये हो गया 32 माइनस 9 दैट इज 23। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फोर्थ वाले सारे करेक्ट होंगे। तो जिनका डी आ रहा है वो सारे ठीक है, अगर कोई ई कर रहा है तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया उसने कौन सा बताना है, उसने क्लियरली बोल दिया कि मिनिमम बताओ। जब मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम बताओ, कोई मतलब ही नहीं मैक्सिमम से, कोई मतलब नहीं मैक्सिमम से, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता मैक्सिमम था क्या है क्या होगा क्या, कोई मतलब नहीं। क्लियर है, चले आगे। चलो बाकी यार देखो ये डिफेंस का महापैक है, इस पर भी डबल वैलिडिटी ऑफर लाइव है, तो 6 महीने का महापैक 12 महीने के लिए, 12 महीने वाला महापैक 24 महीने के लिए अवेलेबल है। और इसका बेनिफिट इतना है कि अगर कोई एफकेट के साथ साथ सीडीएस देना चाह रहा है, सीएपीएफ देना चाह रहा है, या कोई और डिफेंस एग्जाम देना चाह रहा है, तो आपको ऑल डिफेंस एग्जाम की क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, रैंकर्स बैच हो, ऑफिसर्स बैच हो, अचीवर्स बैच हो, ईच एंड एवरी बैच आपको इसके अंदर मिलेगा। सबकी रिकॉर्डेड क्लास, सबके पीडीएफ नोट, सबकी लाइव क्लास, सबकी टेस्ट सीरीज, सबकी किताबें ई बुक की फॉर्म में, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। और इस पर भी आप मेरा रेफरल कोड Y274 लगा के डिस्काउंट पा सकते हो। 24वें का आंसर निकालो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए डिफरेंट है, इसका जो माइनस रहेगा वो -1 रहेगा, ठीक है। अगर गलत करते हो इसको तो -1 होगा, क्योंकि ये शायद कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो अगर गलत करते हो तो -1, इस पे -3 मत लिखना, -1 करना, ओके करो। इसके लिए गलती पे -1 है, लेकिन जिनको आता है उनका -3 जाएगा। निकालो भाई। जय हिंद प्रवेश। ऑप्शन सी स्किप, बी देखो ये -1 बस मैंने इसलिए बोला कि मैं देखना चाह रहा था कि कितनों को ऐसा है कि वो -1 के लिए गलत करने को तैयार है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो -1 हो रहा हो या -3 हो रहा हो, माइनस तो करवाना ही नहीं है ना, चाहे 1 हो चाहे 3 हो, जब माइनस करवाना ही नहीं तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितना माइनस हो रहा है। अगर नहीं आता तो स्किप करने में ही भलाई है, और आता है तो आंसर करने में भलाई है।
चलिए भाई, और टाइम हो गया यार, देखो अब अपन जल्दी से इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रिएटिव, वर्ड दिया है क्रिएटिव, इसके अंदर अपने को पेयर्स ढूंढना है। अब जिनको नहीं आता है समझने पे फोकस करना, मान लेना मेरी बात थोड़ा सा, और समझने पे फोकस करना। ये वर्ड लिखा हुआ क्रिएटिव, हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ इनकी प्लेस वैल्यू नोट डाउन करेंगे। ये 3 पे होता है, 3 लिख लिया, ये 18 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 22 पे होता है, ये 5 पे होता है। ये हमने इनकी प्लेस वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लिया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बताते हो, चलो जवाब थोड़ा जल्दी जल्दी दो ताकि मैं जल्दी समझा दूँ तुमको। ये कुछ नया सीख जाओगे, नया टॉपिक है और एक क्वेश्चन से आ जाएगा, उसके बाद ये इतना ईजी लगेगा तुमको कि इससे आसान कुछ है नहीं, टेंशन मत लेना। जो पहली चीज़ पहले दिन पहला पेपर लगाए होगे टफ लगा होगा, आज के पेपर इजी लगते होंगे। जब रेगुलर करोगे चीज़ों को आसान हो जाती हैं अपने आप। ठीक है, अब समझो होगा क्या। जब हम काउंट करने जाते हैं 3 के बाद आना चाहिए 4, 4 तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ आना चाहिए 5। हम जो नंबर लिखे उससे आगे काउंट करेंगे। 3 के बाद 4, 5, 5 पे 5 मिल गया तो मतलब पहला पेयर बन गया। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और कोई नहीं मिल रहा तो पहला पेयर बन गया। पहला पेयर क्लियर है? कैसे बना है जल्दी से, फिर आगे का बताऊं। हम क्या करेंगे, जो नंबर दे रखे हैं उससे आगे काउंटिंग करेंगे, और जब काउंटिंग करेंगे तो अगर सेम नंबर हमको मिल रहा है तो पेयर बन रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं बन रहा है। 3 के बाद 4 होता तो पेयर बनता नहीं था, 5 है तो बन गया। अब हम क्या करेंगे, 18 से काउंट करेंगे। यहाँ पे 19 नहीं है, यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे 21 नहीं है, यहाँ पे 22 नहीं है, यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पे 24 नहीं है, कोई नंबर नहीं मिला अपनी जगह पे। जब नहीं मिला तो यहाँ पे कोई पेयर नहीं बना। अच्छा पीछे भी काउंट करेंगे, 18 से इधर आए तो 19, कोई नहीं है, नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। तो मतलब 18 से कोई पेयर नहीं बन रहा। अब 5 से काउंट करना शुरू करेंगे। 5 से काउंट करते हैं। 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 6, 7 नहीं है। देखो यार बता देना, अभी लास्ट में तुम रिपीट लिखोगे, टाइम हो गया, मैं दोबारा बता भी नहीं पाऊंगा आज। ठीक है, तो अगर ना आए तो अभी बता देना, कोई डाउट लग रहा हो। वैसे काउंटिंग करनी है, बहुत बड़ी कोई चीज़ है नहीं, गिनती गिनना सबको आती होगी। ठीक है, आगे समझो क्या होगा। फिर लिखा 1 के बाद में 2, 3, 4, 5। 2 नहीं था, 3 नहीं था, 4 नहीं था, 5 है। 5 वाली जगह पे 5 है तो 1 से 5 बन गया हमारा सेकंड पेयर, सेकंड नंबर ऑफ पेयर यहाँ पे बन गया 1 से 5। ठीक है, एक डाउट है रिवर्स का, किस में चेक करते हैं किस में नहीं, वो बता दूंगा मैं, अभी तो तुमको करना है। ऐसा समझ लो, जब कुछ मेंशन ना किया गया हो क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मली मेंशन किया हुआ हो तो रिवर्स चेक करते हैं। ठीक है, रिवर्स चेक करते हैं, किस में नहीं करते हैं आगे वाली क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं क्या होगा। 20 से गिनते हैं, 21, 22, 22 है तो बन गया तीसरा पेयर। 23 नहीं बनेगा, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 9 से 10, 11 नहीं है, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा। 23 नहीं, 23, 24, 25, 26 नहीं बन रहा। 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कोई नहीं बन रहा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाले सारे करेक्ट। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, थर्ड वाले सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो जिनका आंसर सी आ रहा है ऑल आर करेक्ट। होप सो समझ में आ गया होगा, वरना अभी आगे की क्लासेस में भी 1-2 बार और लगाएंगे इनको, क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है उसके क्वेश्चंस कर ही रहे हैं। तो जिस टॉपिक के मैं 2 क्वेश्चन लाता था, मैं आगे कोशिश करूंगा 1 ले आऊँ उससे और इनसे करवा दूँ, ताकि तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी इनमें चीज़ों में समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलो तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर हाँ एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं यार पूरा, इसका आंसर और निकालो जल्दी से यार, जल्दी से कर दो, टाइम देखो पूरा हो गया है, अभी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी, फिर फास्ट करो। बिल्कुल लेके आऊँगा, बिल्कुल ले आऊँगा, टेंशन मत लो देवश्री, जल्दी से निकालो। इसके लिए टाइम पूरा दूंगा 30 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। 30 सेकंड में नहीं कर पाए तो फिर बस +1 करना है, 3 ही समझा नहीं मैं अनुराग, समय समाप्त हो चुका है। चलो बात कर लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पे 4 और 5 के बीच में दे रखा है तो 180 डिग्री तो एंगल होगा इसका। 4, 5 दे रखा है तो 120 हो जाएगा, 30 चौका 120, और बराबर में कितना हुआ 11/2 इंटू मिनट होता है ना, यही तो होता है 11/2 गुणा मिनट, ये आ गया। तो मिनट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 300 दूनी 600/11, 600/11। इसको अगर करोगे तो 11 5 जा 55, 5 बचेगा 50, 11 4 जा 44, 6/11। तो ये टाइम हो जाएगा 4:54 सही 6/11 मिनट पे बन जाएगा 180 डिग्री एंगल। क्लियर है? अच्छा उसमें -1 कर लेना, माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो जिनका ये आ रहा होगा ऑल आर करेक्ट। अच्छा टुगेदर बोला है क्या?
अच्छा टुगेदर बोला है, 0 डिग्री निकालना है, ओके ओके ओके, मेरे को लगा अपोजिट बोला है, 0 डिग्री निकालना है तब तो ठीक है। फिर यहाँ पे ये बन जाएगा 120, वाई में ये हो जाएगा आपका 11/2 इंटू मिनट, ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू 240/11, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 22, 2 बचेगा 21, 9/11, ये आ जाएगा, है ना। तो ये आ रहा होगा, चेक कर लेना, टुगेदर है तो ये आंसर हो जाएगा, टुगेदर ये हो जाएगा, अपोजिट का वो हो जाएगा, ठीक है। टुगेदर करेक्ट है, ये बन जाएगा टुगेदर पे, ठीक है। चलो बाकी अगर जैसा भी स्कोर रहा मेरे को एक तो कमेंट में स्कोर बता देना, क्लास पसंद आई हो तो क्लास लाइक कर सकते हो, और जो मैं एक्स्ट्रास के क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके लिए भी तुम लोग बता सकते हो कमेंट करके कि ये करवाने हैं या सिर्फ जो एक पैटर्न है एग्जाम का वैसे ही करना है। तो जैसे करना हो वैसे बता रहा, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन बीच बीच में डाल दूँ ताकि तुमको डिफरेंट भी थोड़ा सा रहे, तैयार रहे, इसलिए। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना, अगर नहीं चाहिए तो भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेम पैटर्न पे जो है उस पर भी क्वेश्चन करा दूंगा जिस पर मैंने स्टार्टिंग के 15 पेपर कराए थे एज इट इज़, ओके। सो जैसी भी क्लास पसंद आई तो लाइक कर सकते हो। बाकी आज महापैक वगैरह पे डबल वैलिडिटी ऑफर है तो उसका लाभ उठा सकते हो गूगल बाबा की शरण में जाके, सीधे से जाओ गूगल बाबा के दरबार में और गूगल बाबा के पास जाके अर्जी लगाओ अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 पर आते हो एक ऐसा पेज खुलता है, वहाँ से adda247.com पर विजिट करते हो, एक ऐसा होम पेज खुलेगा। यहाँ जाने के बाद ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते हो, जहाँ से गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पे क्लिक करते हो, एग्जाम के नेम आएंगे, इससे डिफेंस पे क्लिक करते हो, डिफेंस के बैचेज आ गए। यहाँ आप जाते हो किसी भी FCAT CDS CAPF जिसकी तैयारी करनी है उस पर क्लिक कर देते हो, वो बैच लेना है तो बैच ले सकते हो, ये रैंकर्स बैच है, ये आपका FCAT का महापैक और ये डिफेंस महापैक है। तो आप डिफेंस महापैक पर भी क्लिक कर सकते हो और इसको परचेज कर सकते हो वाई नाउ पे जाके, बहुत सिंपली Y274 मेरे रेफरल कोड के साथ, दैट इज Y274। जब यहाँ पे लिखते हो Y274 अप्लाई पे क्लिक करते हो तो अप्लाई पे क्लिक करते ही मात्र 3200 रुपये में आपको कंप्लीट महापैक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे, मुलाकात करते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच पलटन, जय हिंद।